स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को एमसीक्यूज करने हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है सारे एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे। देखोगे आप इस स्लाइड में तो आपको अप्रोक्स 100 एमसीक्यूज मिलेंगे और ये जो भी एमसीक्यूज है ना ये पूरे आपके हर चैप्टर वाइज जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। आज हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स क्वेश्चन और फिर 3 मार्क्स डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, तो आपका कंप्लीट रिविजन होने वाला है। ओके ओके लैग कर रहा है क्या बेटा वीडियो? लैग तो नहीं कर रहा? मुझे ऐसा लग रहा है लैग कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन नंबर 1 आपको दिख रहा है, द सेक्स क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन ओवम इज। पहले तो पेन वेन चेंज कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओके देखो, तो पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, जो पहला क्वेश्चन है वो आपका रिलेटेड है क्रोमोसोम से। जब भी क्रोमोसोम की बात आती है ना, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग बताते जाएंगे आपको। जिसको भी आंसर आता है कमेंट करें और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। क्रोमोसोम आपको पता है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं? टोटल क्रोमोसोम आपकी बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन 22 पेयर कैसे होते हैं? ऑटोसोम, और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ह्यूमन ओवम, ओवम क्या है? ओवम क्या मेल गेमीट है? नहीं, ओवम कैसी गेमीट है? फीमेल गेमीट है। तो जब फीमेल की बात हो रही है तो एज यू नो फीमेल में पाया जाता है एक्स क्रोमोसोम और मेल में पाया जाता है वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। सही है, सारे लोग सही आंसर कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर कमेंट करिए। ए। ओके देखो नेक्स्ट, देखो अ हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फाउंड इन, यानी कि हेप्लॉइड का मतलब होता है कि हमने आपको हमेशा बताया कि क्रोमोसोम नंबर किस फॉर्म में होते हैं? ऐसे होते हैं, 2n के फॉर्म में होते हैं। लेकिन हेप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? n फॉर्म हो गया। तो ऐसे कौन सी चीज है इसमें से? स्किन सेल्स, स्पर्म्स, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, कौन सा ऐसा चीज है जिसमें आपको हेप्लॉइड दिखेगा? क्रोमोसोम नंबर हेप्लॉइड दिखेगा। हेप्लॉइड तो उसी में दिखेगा ना जिससे मिलकर डिप्लॉइड बन रहा होगा। तो स्पर्म्स में आंसर नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। वाई? क्योंकि स्पर्म्स अगर हेप्लॉइड होंगे, स्पर्म्स अगर हेप्लॉइड होंगे और आपको पता है कि जो ओवम होता है वो भी हेप्लॉइड होता है और हेप्लॉइड हेप्लॉइड आपस में मिलकर ही जो कंडीशन बनाएंगे वो हो जाएगी डिप्लॉइड। इसीलिए जो गैमीट्स है वो कैसी होती है? हेप्लॉइड होती है। लेकिन जो जाइगोट बनता है वो कैसा होता है? वो होता है डिप्लॉइड। आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? टाइमर देती हूं मैं आपको, 30 सेकेंड्स का टाइमर देती हूँ। चलो टाइमर लगा देती हूँ। अच्छा 1 मिनट। चलो मिनट हो गया। अच्छा 1 मिनट। मैं बहुत दिन बाद आई हूँ ना, तुम लोग को ऐसा फील हो रहा होगा मेरे सारे वो स्किल्स खत्म हो गई। ऐसी मुझे ज्यादा टेक्नोलॉजी वाली स्किल नहीं, और भी जो थी वो भी खत्म हो गई है। सर है बगल में बता रहे हैं मिनट है, सही करिए, मिनट है। ओके सी, या सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि ड्यूरिंग द सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सिंथेसिस फेज ऑफ सेल साइकिल में सबसे ज्यादा क्या बनता है? डीएनए बनता है। एकदम सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन स्किन सेल। अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन स्किन सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि स्पर्म्स में कितने होते हैं? स्पर्म्स में हेप्लॉइड होते हैं और इसमें कितने होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है आपको कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन स्किन सेल में कितने पाए जाएंगे। आंसर विल बी सी। कौन बोल रहा है? 44 बोल रहे हो आप लोग। आर यू श्योर? फिर से सोचो। डी, डी, या डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। 44 क्यों होगा? 46 क्रोमोसोम होगा ना, 46 क्रोमोसोम होगा, राइट? क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी बंदा है वो मेल नहीं है, फीमेल नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो होगा। तो 44 तो उसके ऑटोसोम्स हो गए और बाकी एक बचा, एक पेयर क्या हो गया? सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो इसलिए स्किन सेल्स में भी कितने आएंगे? 46 क्रोमोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जब आओगे, मैं आपको 10 क्वेश्चन जब कराऊंगी, 10 क्वेश्चन जब हमारे हो जाएंगे तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम मतलब दूंगी, ताकि आप ये 10 क्वेश्चन को एक बार देख लेना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो 10-10 क्वेश्चन पे हम रुकते हुए चलेंगे 2-2 मिनट के लिए। नेक्स्ट देखिए, स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर एग्जैक्टली कहां पर प्रेजेंट होते हैं? बताओ स्पिंडल फाइबर्स एग्जैक्टली कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन कौन सा है? ए बी सी डी, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख के बताओ। नो, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर।
यस ऐसे बोल दिया था, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, किसका आंसर चेंज हो गया? मैंने जब बोला ए इज नॉट द करेक्ट आंसर, सबने चेंज कर दिया, सी कर दिया, बी कर दिया। कॉन्फिडेंस रखो ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन। स्पिंडल फाइबर्स की एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर होगी? बिटवीन द सेंट्रियोल्स। अब जब पेपर करना ना तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर ये सारा एक जैसा लग रहा है। आपको याद रखना है कि कहां पर प्रेजेंट होगा? ये सेंट्रियोल पे प्रेजेंट होगा। कहां पर प्रेजेंट होगा? ये सेंट्रियोल पर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रेडी हो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, रीड करो। चलो नेक्स्ट देखो। चैप्टर की चिंता मत करो, सारे चैप्टर्स एक साथ मिलेंगे, हर चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए। इवन आप पॉल्यूशन जाओगे, पॉपुलेशन जाओगे, उसके भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि चैप्टर बेकार है जो भी है, बट पेपर में तो आएगा ही ना। तो पेपर के एक दिन पहले चैप्टर को गंदा नहीं कहते, क्या पता इसी चैप्टर से तुम्हारा भला हो जाए, है ना। नेक्स्ट देखो, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन द सेल साइकिल अकर्स ड्यूरिंग। अगर कोई भी चीज की बात हो रही है, रेप्लिकेशन कहां पे हो रहा है, सिंथेसिस कहां पर हो रहा है, तो चुपचाप आंखें बंद करके एस फेस को टिक मार देना है। चुपचाप आंखें बंद करके क्या कर देना है? एस फेस को टिक मार देना है। तो आंखें बंद करके एस फेस को टिक मार दो, ठीक है। तो एस फेस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन। मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल कहां होता है? प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल्स में होता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। इनसाइड द न्यूक्लियोलस होगा, ये न्यूक्लियस होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है। कहां पर ये पाया जाता है? कौन कौन कह रहा है? ए, सी, ओके, और कौन कह रहा है? महक कह रही है सी, प्रिया सी, सी इज द करेक्ट आंसर। एनिमल सेल में पाया जाता है सेंट्रियोल्स, प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मोर। यानी कि अभी कहीं पर भी देखो, जब भी आपको सिंथेसिस फेज की बात करी जा रही है और आपको इस तरह से पूछा जा रहा है कि सिंथेसिस फेज में क्या होगा ज्यादा, तो आप बताओगे कि हमेशा डीएनए ज्यादा बनता है। तो अगर सिंथेसिस फेज की बात आ रही है, एस फेज की बात आ रही है, और अगर ऑप्शन में आपके डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका? डीएनए है। सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मोर डीएनए। क्या बन रहा है यहाँ पे? ज्यादा से ज्यादा डीएनए बन रहा है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान है, सबको आता होगा। क्रोमोसोम गेट अलाइंड एट द सेंटर। जब मैं आपको पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था प्रो फेज में एक मंझा है, यानी कि जब पतंग उड़ाते हो मंझा उलझ जाता है, तो उलझा हुआ फेज वो प्रो फेज है, जिसमें क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखना शुरू हो रहे हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ एना फेज आता है, मेटा फेज आता है। मेटा फेज में क्रोमोसोम बीच में सेंटर में पूरा लाइन बना लेते हैं, और टीलो फेज में क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो क्रोमोसोम है वो सेंटर पर है, और अगर सेंटर में है तो आंसर विल बी मेटा फेज। कैसे याद रखोगे? मिडिल रीजन। मिडिल रीजन मतलब भी तो सेंटर ही हुआ ना, तो सेंटर में मतलब है, यानी कि मतलब इसका क्या हो गया? मेटा फेज इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका एट द एंड ऑफ डैश साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। यानी कि किस चीज के बाद साइटोकाइनेसिस होता है? साइटोकाइनेसिस है क्या? साइटोकाइनेसिस का मतलब है जब साइटोप्लाज्म अलग हो। अभी तक आप जो पढ़ते हो ना, ये मेटाफेज, एनाफेज, ये सब क्या पढ़ते हो? ये सब पढ़ते हो कैरियोकाइनेसिस में, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान भरा हुआ है, जो भी मटेरियल भरा हुआ है, दैट इज क्रोमोसोम, तो वो जब अलग हो रहा है तो इसको आप बोलोगे कि हाँ ये क्या चीज है? ये है कैरियोकाइनेसिस। लेकिन कैरियोकाइनेसिस होने के बाद ये जो सेल के अंदर जो ये मटेरियल होता है ना, साइटोप्लाज्म, जब ये अलग होता है तो इस कंडीशन को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस किस कंडीशन के बाद स्टार्ट होगा? साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा टीलोफेज के बाद। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, और इसमें अभी मैं आपको एक की पॉइंट बताऊंगी, उसके बेसिस पर ही आपको हमेशा इसका आंसर मार्क करना है। कहीं भी अगर म्यूटेशन पूछ रहा है, तो अगर आप ऑप्शंस पढ़ोगे तो आपको सब कहीं ऑप्शंस लगभग लगभग सेम मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं पहला ऑप्शन पढ़ूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा इट इज अ सडन चेंज, फिर आपको दिखेगा इट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ सेंट्रोसोम, फिर आपको दिखेगा इट इज अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इट इज अ चेंज इन द शेप ऑफ सेल, है ना। तो यहाँ पर जब भी म्यूटेशन की बात आती है, आंसर एक बार टाइप कर दो। आंसर एक बार टाइप कौन कर रहा है? डी। नो, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। ए, यस, वेरी गुड। या ए इज द करेक्ट आंसर। ए करेक्ट आंसर क्यों है? देखो जैसे मैंने भी बताया, कहीं पर भी अगर एस फेज की बात आ रही है तो डीएनए को आपको आग बंद करके टिक करना है। इन द सेम वे अगर कहीं पर भी म्यूटेशन लिखा है, म्यूटेशन अगर लिखा है और किसी भी ऑप्शन में दिया है सडन चेंज, तो अगर ये जो सडन वाला वर्ड है ना, इसको बस दिमाग में पकड़ लेना है। अगर किसी 10 ऑप्शन आपको दिए हो और अगर एक ऑप्शन में भी सडन है, तो वो सडन वाला ऑप्शन ही ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पूरा पढ़ लेना। लेकिन अगर आप इसको मैच करोगे और कहीं पर अगर सडन चेंज लिखा है, तो चेंज और सडन चेंज में हमेशा सडन चेंज मार्क करोगे। तो सडन चेंज इसका की वर्ड है कि हाँ म्यूटेशन कैसे पता करोगे? सडन चेंज इज दी की पॉइंट। नेक्स्ट देखो, अच्छा 11 क्वेश्चन पे हैं हम लोग। एक बार मैं पीछे कर रही हूँ, बता देना किसी को किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट तो नहीं है। ये काम क्यों नहीं कर रहा?
एक मिनट, अरे काम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट, हाँ बेटा। ऑडिबल हूं मैं? एम आई ऑडिबल? चलो नेक्स्ट देखो, वो पता नहीं क्या हो, कुछ ग्लिच था शायद। हाँ, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जब क्लास ओवर होगी तो आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज, जो भी बच्चे कह रहे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, तो हम लोग कल परसों डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीजें करने वाले हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, सारी चीज हम कवर करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो बस। अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो। अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज बट वन फ्रॉम ईच पेरेंट, यानी कि एक एक आ रहा है ईच पेरेंट से, ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो कि एक एक पेरेंट से आ रहे हैं, वो कैसे होंगे? वो ऑटोसोम कहलाएंगे, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे, या एनालोगस क्रोमोसोम कहलाएंगे? क्या आंसर होगा इसका? सी। या सी इज द करेक्ट आंसर। सी करेक्ट आंसर क्यों है? कि जैसा क्रोमोसोम मेल में है वैसे ही क्रोमोसोम तो फीमेल में होगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है ना, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, दोनों में कुछ अलग नहीं हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा आपका? होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। मैंने आपको हमेशा बताया, अगर जीन सेम है, उसके जो दो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है उन्हें आपस में क्या कहते हैं? मैंने आपको याद कराया था, दो फॉर्म है भाई भाई। तो इन भाई भाई को बायो में आप क्या बोलते हो? भाई भाई को आप बायो में क्या सेंट्रोमेयर बोलोगे? नहीं, सी गलत आंसर है। बी बी सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। थोड़ा सोचो, मैंने आपको बताया था, अगर मैंने बोला कि प्लांट कैसा है? टॉल है, और ये प्लांट कैसा है? डॉर्फ है। तो टॉल के लिए आप क्या लोगे? कैपिटल टी, कैपिटल टी। डॉर्फ के लिए आप क्या लोगे? स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी आपस में क्या है? भाई भाई। ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी आपस में क्या है? भाई भाई। तो ऑब्वियस सी बात है, भाई भाई तो नहीं बोलोगे ना। तो इसके लिए आप एक टर्म यूज करते हो विच इज कॉल्ड एज एलील, यानी कि ये दिस कैपिटल टी इज द एलील ऑफ दिस कैपिटल टी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के एलील हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, बट जीन कैसा है? सेम है। नेक्स्ट देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमको क्या बताता है? बताओ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें क्या बताता है? आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ओके, बी। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर फैक्टर्स जॉइन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, द टू मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। हाँ, दिस इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है करेक्ट? लेकिन सारे ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। पहले बोल रहे हैं कि जो दो मेंबर्स हैं फैक्टर्स के, वो एक साथ ज्वाइन करते हैं। नहीं, ज्वाइन नहीं करते। सेग्रीगेशन मतलब अलग होना होता है, तो ज्वाइन थोड़ी करेंगे। सेग्रीगेट का मतलब ये अलग होना। टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स मतलब जीन। पहले जीन को जीन की जगह फैक्टर्स कहा जाता था। सेपरेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये दो फैक्टर्स जो है ना, सेपरेट होते हैं गैमीट का फॉर्मेशन करते वक्त। द टू मेंबर्स ऑफ अ पेयर of factors separate during the formation of gametes. The two members of a pair of factors separate during the formation of gamete. B और C same option है। The two members of a pair of factors separate during the process of germination. Germination की तो यहाँ कोई बात नहीं हो रही, तो आंसर आपका B क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये C मिस्टेक हो गया होगा, सेम है, तो इसको इग्नोर कर देना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स कंट्रोलिंग सेंटर है सेल के, क्रोमोसोम साइट है वेरियस केमिकल रिएक्शन के, क्रोमोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। क्रोमोसोम क्या इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं? क्रोमोसोम भैया एक तरह का रिक्शा है जिसमें जीन बैठ जाता है और कहता है चलो मुझे यार छोड़ दो। तो क्रोमोसोम क्या है? व्हीकल कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं? कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल कहलाते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, उस क्वेश्चन को हम फिर से डिस्कस करेंगे। एनी डाउट? डायग्राम कराएंगे बेटा, डायग्राम अभी पढ़ लोगे तो घबरा जाओगे। थोड़ा डायग्राम पहले याद करके आओ, फिर डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। क्यों घबरा रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, द टाइप ऑफ जीन विच इन द प्रेजेंस ऑफ कंट्रास्टिंग एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड। कभी भी बात हो रही है कि कोई भी जीन है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, भाई अपनी भावनाओं को बता नहीं पा रहा है, वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन प्रेजेंट होने के बाद भी उसकी कोई वो नहीं, उसको कोई मतलब भाव ही नहीं दे रहा, कोई फुटेज नहीं दे रहा। तो ये कौन है? ये है रेसेसिव, यानी कि द टाइप ऑफ जीन विच इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंट्रास्टिंग एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड, यानी कि कंट्रास्टिंग एलील के प्रेजेंट में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा। तो वो जीन कैसा होगा? वो जीन होगा रेसेसिव जीन। ये जीन कैसा होगा? रेसेसिव जीन। नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 17, द जीनोटाइप ऑफ अ पर्सन हु कैन नॉट रोल हिज टंग इज, यानी कि जीनोटाइप क्या होता है, मैंने आपको बताया था जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप है फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि अगर मैंने बोला भाई ये प्लांट टॉल है तो बस आपको इससे मतलब है कि ये प्लांट टॉल है, आपको ये नहीं, आपको इससे मतलब नहीं है कि कैपिटल टी और कैपिटल टी से बन के टॉल है या कैपिटल टी और स्मॉल टी से बन के टॉल है। अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी से बन के टॉल है और कैपिटल टी और स्मॉल टी से बन के टॉल है तो आपको बस इतने से फर्क है कि भाई प्लांट टॉल है, आगे बढ़ो, मुझे इससे और कोई मतलब थोड़ी है। लेकिन जब आपसे जीनोटाइप पूछता है, जीनोटाइप जी फॉर जीनोटाइप, जी फॉर जेनेटिक मेकअप, तो आपसे पूछता है जेनेटिक मेकअप बताओ मुझे कि अगर ये टॉल प्लांट है तो ये बना कैसे है, ये कैपिटल टी से बना है या कैपिटल टी स्मॉल टी से बना है। तो जब जीनोटाइप पूछेगा तो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे अगर टंग रोल नहीं हो सकती यानी कि ये रेसेसिव यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जीन्स, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको, किसी को यहाँ दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीन्स क्या है? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेल वॉल, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्लोरोप्लास्ट, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रोसोम। तो इतने इंटेलिजेंट तो हम लोग हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, यहाँ पे क्या जीन से कोई काम है? नहीं। तो जीन सेल वॉल में भी नहीं पाया जाएगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज ना। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम से भी कोई रिलेशन नहीं है, तो जीन आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम। जीन कहां पर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम किससे बनता है? डीएनए से बनता है और एक प्रोटीन से बनता है और उस प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीन्स आर सेम है क्या? एक मिनट, 18 19, हाँ सेम क्वेश्चन है, आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ होमोजाइगस पी प्लांट, ध्यान से देखना, एक होमोजाइगस पी प्लांट है हैविंग पर्पल फ्लावर, चलो मैं बना देती हूँ कैसे फ्लावर है इसके, पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस पी प्लांट बेयरिंग व्हाइट फ्लावर। ठीक है, इसको मैं डब्ल्यू से नहीं बनाऊंगी, स्मॉल पी से बना देती हूँ, क्योंकि एक पर्पल क्या होता है आपको पता होगा कि पर्पल डोमिनेंट कंडीशन है और जो व्हाइट है वो कैसी कंडीशन है? व्हाइट वाली रेसेसिव कंडीशन है। तो व्हाइट के लिए हम स्मॉल पी और स्मॉल पी यूज करते हैं। द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन, आपसे पूछ रहा है कि F2 जनरेशन में क्या बनेगा। तो जब आप F1 जनरेशन बनाओगे ना तो F1 जनरेशन में यू विल गेट दिस, यानी कि जितनी भी जब F1 जनरेशन बनाओगे और क्रॉस कराओगे तो आपको कैपिटल पी स्मॉल पी बनेगा, ये सारे सेम मिलेंगे। लेकिन जब आप F2 जनरेशन बनाओगे, बना के देखते हैं एक बार क्या आता है, F2 जनरेशन बनाओगे तो आपको ये दिखेगा, इसको सॉल्व करो मेरे साथ, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल पी स्मॉल पी और स्मॉल पी स्मॉल पी। तो यहां पर आपको देख सकता है कि 3 फ्लावर ऐसे हैं जो पर्पल हैं और एक ऐसा है जो व्हाइट है। तो आपको जो रेशियो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? 3:5, यानी कि 3 डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, तो आंसर विल बी 3:1। लेकिन एक चीज ध्यान से समझना, यहां पर आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछा है। फिनोटिपिक मतलब फिजिकल अपीयरेंस वाला रेशियो। अगर आपसे जीनोटिपिक पूछता ना तो आप 1:2:1 मार्क करते। क्यों मार्क करते? क्योंकि भाई उसको मतलब है कि इससे बना है पर्पल या इससे बना है पर्पल। जेनेटिक मेकअप से मतलब होता है जीनोटाइप को, बट फिनोटाइप भैया को इससे कोई मतलब नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए इसको, एक मिनट इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का फंक्शन होता क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का फंक्शन क्या है बताओ? लॉ ऑफ डोमिनेंस का फंक्शन क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस का फंक्शन है, स्टेट द फंक्शन ऑफ लॉ। ये जो आसान क्वेश्चन लग रहे हैं ना, यही जब आपके एग्जाम में आते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, ए है, बी है, सी है। ये आपके अरिहंत के बुक के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कहीं हम लोग ने बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं करा रहे, ताकि आप बैठ के एक प्रैक्टिस करने से अच्छा है कि आप समझते भी जाओगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। और कभी कभी हम टफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इजी में फंस जाते हैं, क्योंकि हम इजी की प्रिपरेशन तो करके रखते नहीं है। और इजी क्वेश्चंस में आपको सब तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, स्टेट द फंक्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील। रीड करो इसको, रीड करके आंसर बताओ। बी कह रहे हैं बहुत लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं। चलो बी ऑप्शन पढ़ते हैं। आउट ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग एलील प्रेजेंट टुगेदर ओनली द डोमिनेंट एलील इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। यहां पर बोल रहा है कि केवल डोमिनेंट एलील खुद को शो कर पाएगा और रेसेसिव नहीं कर पाएगा। इस वाले में बोल रहा है कि द रेसेसिव एलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा, डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यहां पर बोल रहा है कि डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों ही खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और यहां पर बोल रहा है कि बोथ द डोमिनेंट एंड रेसेसिव कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि एक टाइम पे दोनों लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये ऑप्शन भी गलत है कि दोनों एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे तो क्या कुछ होगा ही नहीं। तीसरा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बोल रहा है कि डोमिनेंट वाला सप्रेस रहेगा। तो नाम क्या है लॉ का? नाम ही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो क्या डोमिनेंस को ही सप्रेस कर देंगे हम? नहीं। तो ए भी गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। की यहां पर बोल रहा है कि डोमिनेंट वाला एलील खुद को एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव वाला एलील खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
Next question number next is after mitotic cell division a female human cell will have। अब ये क्वेश्चन बताओ कि माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद फीमेल की बॉडी में क्या होगा, यानी कि जो फीमेल बॉडी ह्यूमन सेल है उसमें यहाँ क्रोमोसोम क्या होगा, 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम होगा, 44 प्लस एक्स वाई होगा, 22 प्लस एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा। चलो तो इसका आंसर होगा 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम, 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम इसका आंसर होगा। ठीक है, 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम इसका आंसर होगा। और इसके ऑप्शन में एक गलती है कि यहाँ पर एक्स एक्स लिखना चाहिए, तो यहाँ पर केवल एक्स लिखा है, तो उसको करेक्शन कर लेना। ए आपका क्या है करेक्ट आंसर 44 प्लस एक्स, क्योंकि 44 तो ऑटोजोम ही होते हैं और एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स आपका किसमें प्रेजेंट होता है, एक्स एक्स प्रेजेंट होता है फीमेल में, तो इसलिए 44 प्लस एक्स क्रोमोसोम विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द रेसेसिव जीन इज वन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन। रेसेसिव जीन खुद को तभी एक्सप्रेस करता है जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन हो। आपकी बात घर पे तभी मानी जाएगी जब केवल घर पे आप ही हो, आपका कोई बड़ा ब्रदर सिस्टर या कोई बड़ा से ना हो। तो कंडीशन कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस। अगर कंडीशन है होमोजाइगस तो आपकी बात जाएगी सुनी, कंडीशन नहीं है होमोजाइगस तो कोई बात सुनी नहीं जाएगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। अब ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी करूंगी, पर मैं आपको 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, देख के बताओ। ये अब थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी में आ गया, सेल के चैप्टर वो क्रोमोसोम वाला खत्म हो गया, अब आप आए हो प्लांट फिजियोलॉजी में। एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ट्रांसपिरेशन, इन सबके क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे। बी हाँ बी इज द करेक्ट आंसर, लेकिन वाई बी इज द करेक्ट आंसर, कोई इसका मुझे एक्सप्लेनेशन लिख सकता है? देखो मैं समझाती हूँ, देखो बायो टॉपर इज हियर गाइस, ओ माय गॉड। देखो डी प्लाज्मोलिसिस अकर्स व्हेन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज प्लेस्ड इन। डी प्लाज्मोलिसिस तब होता है जब अच्छा प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है पहले तो चलो ये समझते हैं, प्लाज्मोलिसिस है क्या। प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कि आपने एक सेल को कहाँ रख दिया, अब प्लाज्मोलिसिस का मतलब है आपने एक सेल को सॉल्यूशन में रखा, आपने एक सेल को किसमें रखा, सॉल्यूशन में रखा, और जो सेल है ना वो एकदम पिचक गया, क्या हो गया, एकदम पचक गया, यानी कि एकदम श्रिंक कर गया। अब सेल भैया श्रिंक कब करेगा, सेल श्रिंक कब करेगा जब बाहर वाटर क्या है, कम, बाहर वाटर कैसा है, कम है, और सॉल्ट कैसा है, ज्यादा है। सॉल्ट कैसा है, ज्यादा। जब बाहर वाटर कम है सॉल्ट ज्यादा है तो जो सॉल्ट है वो बाहर से मतलब अंदर से वाटर को खींचेगा, जब अंदर से वाटर को खींचेगा तो ये सेल कैसा हो जाएगा, ऐसा सिकुड़ जाएगा, कैसा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये होता है प्लाज्मोलिसिस। इसी का उल्टा होता है डी प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस का मतलब है कि बाहर जो सॉल्ट है, ध्यान से समझना इसको क्योंकि इसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बाहर जो सॉल्ट है वो है कम और वाटर कैसा है, ज्यादा। ये किस कंडीशन में होता है, टैप वाटर में यही होता है, सॉल्ट कम होता है और वाटर ज्यादा होता है। और जब यहाँ पर सेल रखोगे ना तो यहाँ पर वाटर अंदर चला जाएगा, जब पानी अंदर जा रहा है तो डी प्लाज्मोलिसिस और वाटर बाहर की तरफ आ रहा है तो प्लाज्मोलिसिस। तो जब आप सेल को कहाँ रखोगे, टैप वाटर में, तो क्या होगा, डी प्लाज्मोलिसिस होगा। डी प्लाज्मोलिसिस क्यों होगा, क्योंकि बाहर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो कम है, वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, और वाटर कहाँ चला जाएगा, वाटर चला जाएगा सेल के अंदर, सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल्ड हो जाएगा, यानी कि फूल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो समझ आ गया, ये क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 सब लोग थम्स अप भेजो जिसको इसको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22 जिसको जिसको अभी जो कॉन्सेप्ट बताया वो क्लियर है। ओके मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, देखो प्लाज्मोलिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, प्लाज्मोलिसिस में आपने एक सोल्यूशन लिया और सेल को रख दिया। ठीक है, ये मैंने एक सोल्यूशन लिया है और सेल को रख दिया। अब इस सोल्यूशन में जो बाहर की तरफ अंदर मतलब जो सोल्यूशन है उसमें पानी बहुत कम है, पानी बहुत कम है, नमक बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत कम है। तो जब वाटर बहुत कम है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट कैसे, ये कंडीशन हो जाती है हाइपरटोनिक। कैसी कंडीशन हो जाती है, हाइपरटोनिक। जब भी हम हाइपो और हाइपरटोनिक बोलते हैं तो वो हम सल्यूट के प्रेजेंस में बोलते हैं, सॉल्वेंट के प्रेजेंस में नहीं बोलते। तो यहाँ पर सल्यूट क्या है आपका, ज्यादा है तो कंडीशन है हाइपरटोनिक। तो कभी भी जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सेल में से वाटर बाहर की तरफ चला जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉल्ट वाटर को खींच लेगा तो पानी जो है बाहर की तरफ चला जाएगा, और इसको आप बोलते हो प्लाज्मोलिसिस। इसी का जस्ट उल्टा होता है डी प्लाज्मोलिसिस। डी प्लाज्मोलिसिस में क्या होता है, जो आपका सोल्यूशन होता है वो एक तरह से हाइपरटोनिक आप उसको बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, क्योंकि इसमें सॉल्ट कम है और वाटर ज्यादा है। जब वाटर ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है वो कहां जाएगी, आपने हमेशा पढ़ा है कि जो कोई भी सब्सटेंस कैसे मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कैसे मूव करता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो जब यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा
ज्यादा है, हाइयर है, तो वो अंदर की तरफ नहीं जाएगा, जाएगा ना। यहाँ पर लो है, यहाँ पर हाई है, तो हाइयर टू लोअर मूव करेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लो है, यहाँ पे हाई है, तो हाइयर टू लोअर मूव करेगा। तो कभी भी कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर होगा टैप वाटर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, अच्छा ये देखो, मरीन फिश ना फट जाएगी। फट जाएगी कब फटेगी? जब उसको टैप वाटर में रख दोगे, बर्स्ट आउट कर जाएगी। क्यों बर्स्ट करेगी बेटा? क्यों मैथ में फेल हो जाओगे? ऐसे क्यों सोच रहे हो पास हो जाओगे? डोंट वरी, इतना नेगेटिव नहीं सोचते। क्यों फेल हो जाओगे भाई? देखो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मरीन फिश व्हेन प्लेस्ड इन टैप वाटर। जब टैप वाटर में मरीन फिश को रखोगे, तो अभी मैंने आपको बताया कि टैप वाटर की कंडीशन कैसी होती है। टैप वाटर में बाहर की तरफ क्या है बताओ? बाहर की तरफ वाटर है ज्यादा और सॉल्ट कैसा है? कम। तो जब वाटर ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन से वाटर कहां चला जाएगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। और एकदम जो फिश है ना वो ऐसे फूल जाएगी, और फूलेगी तो फट जाएगी। अगर फूलेगी नहीं तो फटेगी कैसे? तो ऐसे श्रिंक हो जाएगी ना। तो जो मछली है, जो फिश है, उसके अंदर पानी भरेगा, तो क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा। क्या होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा। जितने लोग भी कह रहे हैं डिफ्यूजन होगा, गलत कह रहे हैं। डिफ्यूजन तो एक मेम्ब्रेन से दूसरे मेम्ब्रेन की तरफ होता है, और इतना मतलब प्रेशर उसमें नहीं होता कि कोई चीज फट जाए। एंडोऑस्मोसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब भी बात आती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहले बात आती है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रही है, ये है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि आपने, आपके घर में ऊपर टैंक लगा है, नीचे टैप है, टैप को खोल दो, हायर कंसंट्रेशन से पानी कहां आ रहा है? लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन इसका उल्टा करना चाहते हो, इसका उल्टा करना चाहते हो, यानी कि नीचे की तरफ से पानी ऊपर टैंक में फिल करना चाहते हो, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हो वाटर। तो इसके लिए आपको एक एडिशनल एनर्जी की जरूरत चाहिए। एडिशनल एनर्जी आप कैसे लाओगे? मोटर चला दोगे, मोटर ऑन कर दोगे, तो उसके प्रेशर की वजह से क्या होगा? नीचे से पानी ऊपर जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर पे जा रहा है। समझ लो, उल्टा प्रोसेस कर रहे हो, किसी एक्स्ट्रा एनर्जी को दे रहे हो, तो वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसका आंसर है passage of ion from its lower to higher concentration through a semi permeable membrane without any expenditure of energy। क्या एनर्जी नहीं लगेगी? तो ये आंसर तो सही नहीं है। passage of water from its lower to higher concentration through a cell membrane without any expenditure of energy, ये भी गलत है। passage of water from its lower to higher concentration through a cell membrane using energy from the cell। passage of ion from its lower to higher concentration through a cell membrane using energy from the cell। दो ऑप्शन एकदम सेम हो गए हैं। आप बताओ इसमें क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर बताओ। इन जो दो सेम है उनमें से कोई भी कर सकते हो। डी मार्क कर दे रही मैं। पैसेज ऑफ आयंस फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेल मेम्ब्रेन यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट देखो, रूट हेयर। रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है? कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिससे रूट हेयर बाहर की तरफ निकलते हैं? थैंक यू, बताओ। तो रूट हेयर क्या है? रूट हेयर एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स है, रूट हेयर एक्सटेंशन ऑफ एपिथेलियम है, रूट हेयर एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस है, या रूट हेयर एक्सटेंशन ऑफ एंडोडर्मिस है। रूट हेयर किसका एक्सटेंशन है? क्या ऑन आंसर दे रहा है? आंसर नंबर सी। सी हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। रूट हेयर क्या है? एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, और वहीं से जो ऐसे हेयरी लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, तो वो एक तरह से एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा इसका बताओ? सी। सी नहीं होगा, फिर से सोचो। सी नहीं करेक्ट आंसर है। द करेक्ट आंसर विल बी ए, टर्गर प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट, यानी कि ये तुम्हारा सेल है, और सेल के अंदर जो भी मटेरियल है उसके थ्रू जो प्रेशर है वो इस वॉल पे लग रहा है, तो इसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर भी नहीं बोलते, वॉल प्रेशर भी नहीं बोलते, ऑस्मोटिक प्रेशर भी नहीं बोलते। याद कर लेना इसको। नेक्स्ट है, व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड, ऐसी कौन सी जगह में सेल को रखोगे कि वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए? अभी मैंने बताया था, इसको फिर से कॉन्सेप्ट एक बार याद करते हैं। प्लाज्मोलाइज का मतलब है, प्लाज्मोलाइज का मतलब है कि जो सेल है वो श्रिंक कर रहा है। याद रखना कि प्लाज्मोलाइज का मतलब है सेल क्या कर रहा है? श्रिंक कर रहा है। कब करेगा श्रिंक सेल? जब बाहर वाटर कैसा होगा? कम होगा। वाटर कैसा होगा? कम। और सॉल्ट कैसा होगा? ज्यादा होगा। यानी कि जो सल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बाहर क्या है? ज्यादा है, और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन बाहर क्या है? ये लिख लो सब लोग, कम है। तो ये कंडीशन कैसी हो गई? ये कंडीशन हो गई हाइपरटोनिक। तो जब हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल को रख दोगे ना, तो सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। तो हाइपरटोनिक कंडीशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बस खत्म होने वाला है सेल का, भी ह्यूमन फिजियोलॉजी भी आएगा। स्टेट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन होता क्या है? सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल रेगुलेट एंट्री ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट सेल, रेगुलेट एंट्री ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट
एन एनिमल सेल गिव्स रिजिडिटी, किसको देगा रिजिडिटी? रिजिडिटी देगा प्लांट सेल को, शेप देगा, क्या देगा? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। व्हाई सो? बिकॉज जो सेल वॉल है वो एक एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर होती है प्लांट सेल पे, क्योंकि प्लांट भाग के कहीं जा नहीं सकते। प्लांट के ऊपर अगर कोई हमला हो रहा है तो प्लांट नहीं कहीं अरे भाग रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए जो प्लांट सेल है उनको एक एडिशनल लेयर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या देता है प्लांट को? सेल वॉल क्या एंट्री से मतलब रखता है? नहीं, परमिबिलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो उसका मेन फंक्शन है वो रिजिडिटी से है और शेप से है। सो यू कैन से दैट सेल वॉल गिव्स रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। एनिमल मार्क कर दिया मैंने, सॉरी, प्लांट सेल होगा सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या वेरी गुड, सब सही आंसर कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय सेल टू सेल। इसका आंसर दो प्लीज। रिप्लाई मैम, आप क्या इसका क्या रिप्लाई करें मैम? शाउट आउट प्लीज। शाउट आउट इसका मतलब मुझे नहीं पता, शाउट आउट बताओ। यथार्थ, मुझे शाउट आउट का मतलब तुम थोड़ा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। शाउट आउट क्या होता है? गूगल करूं क्या? ये बार बार शाउट आउट लिख रहे हो, उसका मीनिंग लिख दो ना। ए रूट प्रेशर, हाँ रूट प्रेशर इज द करेक्ट आंसर। द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स, क्योंकि बात हो रही है ऐसा प्रेशर जो डेवलप हो रहा है रूट्स में, रूट्स में प्रेशर हो रहा है तो रूट प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ शूट फ्रॉम अ बाल्सम प्लांट इज केप्ट इन अ बीकर कंटेनिंग यूएसएन सॉल्यूशन पिंक। द पिंक कलर विल बी डिस्टिंक्टली सीन इन द, जो पिंक कलर है वो कहां पर दिखेगा? जाइलम में दिखेगा, फ्लोएम में दिखेगा। ये याद करने वाला आंसर है। जिस क्वेश्चन में मैं कह रही हूँ लर्न, तो उस क्वेश्चन को करना है लर्न। जहां कंसेप्ट है वहां पे मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगी। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? जाइलम इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए, जाइलम इज द करेक्ट आंसर। जब जाइलम को देखोगे तो आपको उसमें पिंक कलर आपको दिखेगा, सो जाइलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, जाइलम टिश्यू क्या करता है? जाइलम टिश्यू कंडक्ट करता है वाटर और मिनरल्स को इन लीव्स में, डज नॉट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल इन स्टेम, कंडक्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू रूट्स, कंडक्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल प्लांट। तो आपको पता है कि जाइलम का काम होता है, जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये चीज केवल एक ही ऑप्शन में लिखी हुई है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द पेपर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट अनइक्वल ट्रांसपिरेशन इन अ डाइकॉट लीफ। अब अनइक्वल ट्रांसपिरेशन क्यों होता है भाई? जो ट्रांसपिरेशन है वो अनइक्वल क्यों होगा? कब कहोगे कि ट्रांसपिरेशन अनइक्वल है? तब कहोगे कि जो जो ट्रांसपिरेशन होता है वो दो तरह से होता है। लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे भी स्टोमेटा होता है, लीफ के नीचे वाले सरफेस पे भी स्टोमेटा होता है। तो जब ऊपर वाले सरफेस पे स्टोमेटा कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, क्योंकि वाटर लॉस कम होगा। अगर ऊपर वाले सरफेस पे जो है स्टोमेटा भरे पड़े हैं तो ट्रांसपिरेशन भी जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो लीफ का रीजन है वो ऊपर की तरफ होता है और उससे ट्रांसपिरेशन जल्दी होगा, लेकिन नीचे वाले रीजन से ट्रांसपिरेशन धीमे धीमे होगा। तो स्टोमेटा कई प्लांट्स में ऐसे अरेंज होते हैं ना कि नीचे की तरफ होते हैं, ताकि प्लांट में वाटर लॉस बहुत कम हो। तो यहाँ पर बोल रहा है ऐसा कौन सा पेपर है कि जो बताएगा अनइक्वल ट्रांसपिरेशन के बारे में बताएगा डाइकॉट लीफ में। अनइक्वल ट्रांसपिरेशन के बारे में कौन बताता है? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैनोंग्स फोटोमीटर इज यूज्ड टू स्टडी। किस चीज को पढ़ा, मतलब किस चीज को स्टडी करने के लिए काम आता है? फोटोसिंथेसिस को, एक्सोऑस्मोसिस को, रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। किस लिए हम इसको यूज करते हैं? रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर में यूज करते हैं। बताओ किस चीज में इसको हम यूज करते हैं? चलो देखो, तो इसमें होता है रेट ऑफ अपटेक ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन द टर्म गटेशन। मैंने आपको हमेशा बताया है ट्रांसपिरेशन एक तरह से भाप के फॉर्म में पानी निकल रहा है, यानी कि ट्रांसपिरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वेयर एज गटेशन इज द फिनोमेनन जिसमें वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो जब ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर निकल रहा है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज गटेशन, और जब वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पर आपको बोल रहा है एक्सप्लेन द टर्म गटेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट थ्रू द स्टोमेटा, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर along the
लीफ मार्जिन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड ड्रॉपलेट्स अलोंग द लीफ मार्जिन। तो ये तो वेपर वाला तो कोई चांस ही नहीं बनता, इसका वेपर वाले का तो कोई भी चांस नहीं बनता। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द लीफ मार्जिन, लीफ के मार्जिन से वाटर निकलता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, रेडी हो सब? मैम कैन यू प्लीज टेल दी डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ? देखो बेटा, मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ में ये अंतर होता है कि जैसे जो मोनोकॉट लीफ है ना, जैसे मैं आपको ऐसा अंतर बताती हूँ जो आप समझ सको। आपने कभी ग्रास देखी है? ग्रास में जो वेनेशन होता है, अरेंजमेंट होता है लाइंस का, वो पैरेलल होता है। तो उससे पहचान सकते हो कि अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो ये लीफ कैसी है, मोनोकॉट। और अगर प्रॉपर जो लीफ देख रहे हो जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन है तो वो कैसी लीफ होती है, डाइकॉट लीफ होती है। दूसरी चीज है जो मोनोकॉट लीव है वो थोड़ी सिंपल है, उसमें जो केमियम है वो नहीं होता, डाइकॉट में होता है। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती मोनोकॉट में, डाइकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, बट एक नॉर्मल चीज जो आप पता कर सकते हो वो वेनेशन के थ्रू उसको पता कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर रहा? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो क्या ट्रांसपिरेशन में अंतर नहीं आएगा? आएगा। वेलोसिटी ऑफ विंड, अगर वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा है तो क्या डिफरेंस नहीं आएगा? आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कमी होगी तो ट्रांसपिरेशन में अंतर नहीं आएगा? आएगा। लेकिन ऑक्सीजन ऐसा फैक्टर है क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट का क्या है, ऑक्सीजन है प्लांट का बाय प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से जो प्लांट है उसके ट्रांसपिरेशन वाली चीजों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 क्वेश्चन नंबर पे पहुंच चुके हैं, 102 क्वेश्चन हमको करने हैं, अभी हम लोग 36 पे पहुंचे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डी 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 द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ज्यादा कहां पर प्रेजेंट होता है? आंसर सब लोग कह रहे हैं डी। नन ऑफ द अबव हो जाएगा क्या बेटा? नन ऑफ द अबव थोड़ी होगा, डी नो, सी नो, सी भी नहीं है। पूछ रहा है स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा सबसे ज्यादा कहां पर प्रेजेंट होता है? तो बोल रहा है स्टोमेटा मोर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। डॉर्सीवेंट्रल का मतलब मैं बताती हूँ, मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल लीफ, बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल लीफ। तो कभी भी एकदम सेम अमाउंट में अपर और लोअर में नहीं प्रेजेंट होगा, तो ये इसी ऑप्शन गलत है। लोअर सरफेस पे ज्यादा होगा कि अपर सरफेस पे ज्यादा होगा? तो दिमाग लगाने की बात है, अगर अपर सरफेस पे हम स्टोमेटा को बहुत ज्यादा रख देंगे तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो वाटर, तो प्लांट में वाटर की कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो प्लांट ऐसे झुलस के सूख जाएगा। तो इसलिए जो लोअर सरफेस है ना लीफ का, उसमें स्टोमेटा ज्यादा होगा, ताकि जो ट्रांसपिरेशन है वो मिनिमम हो सके। अगर स्टोमेटा नीचे है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, मिनिमम होगा, लेकिन अगर स्टोमेटा ऊपर है तो ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, ज्यादा होगा। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है, डॉर्सी मतलब डॉर्सल, डॉर्सल मतलब बैक साइड, वेंट्रल मतलब आगे का साइड। तो डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है कि आप दोनों की बात कर रहे हो, पत्ती जो है, लीफ जो है, उसके फ्रंट रीजन की भी बात कर रहे हो, उसके बैक रीजन की भी बात कर रहे हो। तो ऐसी लीफ को आप क्या बोल रहे हो, डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोल रहे हो। नेक्स्ट देखो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, स्टेट फंक्शन ऑफ गार्ड सेल का फंक्शन क्या है? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग कर देगा तो ओपनिंग क्या नहीं करेगा? रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रेगुलेट द ओपनिंग, तो ये गलत है, ये गलत है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे करने लगा, तो गार्ड सेल का फंक्शन होता है रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल हेल्प करते हैं स्टोमेटा को ओपन होने में और उसको क्लोज होने में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जाइलम। जाइलम क्या करता है? अभी हमने पढ़ा था, जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करता है फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और इसको टिक करके हम लोग को आगे चलना है। नेक्स्ट देखिए, एक कुछ रह गया शायद फर्स्ट, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोथोड, क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, गटेशन में हेल्प करते हैं, इम्बिबिशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करते हैं। क्या होगा इसका बताओ, थर्ड का क्या होगा? थर्ड का ए होगा, बी होगा? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? बी होगा। बी क्यों होगा? क्योंकि गटेशन में हेल्प करते हैं। यही जो मतलब एक तरह से हाइड्रोथोड जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और अगर ये पोर्स नहीं होंगे तो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वाटर बाहर की तरफ नहीं निकलेगा। तो ये हेल्प करते हैं कौन से प्रोसेस में? गटेशन वाले प्रोसेस में ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है परमानेंटली ओपन स्ट्रक्चर सीन ऑन द बार्क्स ऑफ ओल्ड वुडी स्टेम, यानी कि ऐसे कुछ परमानेंट ओपन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि जैसे आपने पढ़ा कि जो स्टोमेटा है वो
एक सेकेंड, जो स्टोमेटा है वो क्या करता है, वो ओपन भी होता है और स्टोमेटा क्लोज भी होता है, लेकिन एक ऐसा यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा पोर है या ऐसा चीज है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमेशा स्टेम में है, पुराने स्टेम्स में है और हमेशा खुले हुए हैं, यानी कि उनकी क्लोजिंग और ओपनिंग नहीं हो रही, वो हमेशा ओपन है। तो ऐसे पोर्स क्या होते हैं, लेंटिसेल्स। क्या होते हैं, लेंटिसेल्स, और ये गैसियस एक्सचेंज भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन इज यूजफुल टू द प्लांट बिकॉज इट क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, helps in photosphorylation, synthesis glucose, splits water molecules। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स होगा। क्यों होगा क्रिएट अ सक्शन फोर्स, क्योंकि अगर वाटर की कमी होगी ना, अगर ट्रांसपिरेशन होगा, जब ट्रांसपिरेशन होगा तो लीफ को लगेगा भाई मैं तो बड़ा यार वीक फील कर रहा हूँ, सारा वाटर तो चले ही गया, यानी कि वाटर लॉस काफी ज्यादा हो गया, तो नीचे की तरफ से, सॉइल की तरफ से एक फोर्स आएगा, सॉइल पे प्रेशर आएगा, सॉइल नीचे जो वाटर है उस पर प्रेशर आएगा कि हाँ भाई ऊपर से फोर्स आ रहा है कि भाई वाटर खत्म हो रहा है, तो ऊपर वाटर जाएगा। तो ये जो सक्शन फोर्स है, यानी कि वाटर जो खींचा जाएगा ना, ये तभी आएगा जब ऊपर वाटर की कमी होगी। तो ये सक्शन फोर्स को जनरेट करता है ताकि वाटर के थ्रू मिनरल्स भी प्लांट तक पहुंचे। तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिएट द सक्शन फोर्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम दी सॉइल, ताकि सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब हो और प्लांट्स में ऊपर की तरफ आ सके। नेक्स्ट है मेंशन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ गार्ड सेल। गार्ड सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं ये बताओ, गार्ड सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं बताओ। अराउंड द रूट हेयर, लेंटिसेल, थाइलाकॉइड, स्टोमेटा। गार्ड सेल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं अराउंड द स्टोमेटा। भाई स्टोमेटा के अराउंड ही तो होते हैं ना, तभी तो गार्ड सेल तो हेल्प करते हैं स्टोमेटा को ओपन और क्लोज होने में। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसपिरेशन। अभी हमने ये चीज पढ़ी थी, एक बार देख लो ऑप्शन में जहां पे ड्रॉपलेट्स वाला है, इसमें वाटर वेपर है, गलत है, वाटर वेपर है, गलत है, वाटर वेपर है, गलत है, ये पढ़ो। इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स यानी कि प्लांट के ऊपर वाले रीजन से वाटर लॉस हो रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। आप देख सकते हैं, आपको पता है कि ट्रांसपिरेशन की बात हो रही है तो ड्रॉपलेट्स आना चाहिए। आपने देखा कि इसमें भैया वाटर वेपर है तो कैंसिल, वाटर वेपर है तो कैंसिल, वाटर वेपर है तो कैंसिल। एग्जाम में अपना टाइम को ऐसे ही बचाना है। अगर ये दिख रहा है तो इसको रीड करने के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ड्रॉपलेट्स दिख रहा है 3 और देखो 2 में है तो पढ़ो, अगर 1 में ही दिया हुआ है तो इसको टिक करके आगे बढ़ो। चलो, फोटोलिसिस क्या होता है, लिसिस मींस किसी भी चीज का टूटना, फोटो मतलब लाइट की हेल्प से किसी भी चीज का टूटना, तो फोटोलिसिस क्या होता है, फोटोलिसिस होता है टूटना, टूटेगा तो लेकिन किसकी हेल्प से टूटेगा, लाइट की हेल्प से टूटेगा। तो चलो पढ़ते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्राना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन द स्ट्रोमा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहां पर हो रहा है, एब्सेंस ऑफ लाइट इन ग्राना, और यहां पर एब्सेंस है, यहां पर भी एब्सेंस है, यहां पे प्रेजेंस है, यहां पे प्रेजेंस है। तो ये जो 2 प्रेजेंट वाले ऑप्शन है ना, इन दोनों में ही हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसका आंसर बता दो मुझे फटाक से बेटा। अभी मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट का आपको डिफरेंस बताया। एक्टिव का मतलब होता है कि पैसिव का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, और पैसिव का, एक्टिव का मतलब होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर जा रहा है। फिर से बता रही, पैसिव का मतलब होता है कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ये हो गया पैसिव। नॉर्मल है ये, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। कोई क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर जा रहा है, यानी कि उल्टा जा रहा है। इसको तुम ऐसे समझो, मेरे पास ना 1000 रुपए तो मैं तुमको आराम से 500 रुपए तो दूंगी, लेकिन मेरे पास अगर 500 ही रुपए है तो मैं तुम्हें 500 रुपए कैसे दूंगी। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन अगर जा रहा है सब्सटेंस, तो ये होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हम एक्स्ट्रा एनर्जी लेंगे, यानी हम भी किसी से पहले उधार मांगेंगे फिर तुमको देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, इसमें होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि स्प्लिटिंग तो होती है वाटर मॉलिक्यूल की, ग्राना में होती है, स्ट्रोमा में नहीं होती। क्यों, क्योंकि स्ट्रोमा तो ऐसे करके बस मेम्ब्रेन होते हैं जो थाइलाकॉइड और इनको क्या करते हैं, जोड़ के रखते हैं। तो यहां पर होगा, पर यहां पर थोड़ी होगा। ये नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्ट्रोमा इज, स्ट्रोमा क्या है, साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोलिसिस और फोटोसिंथेसिस क्या है बताओ, स्ट्रोमा क्या है। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, पढ़ लो, पेपर है ना, पढ़ लो पहले। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। डी का क्या है, साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि स्ट्रोमा क्या है, साइट है जहां पे लाइट इंडिपेंडेंट फेज है, यानी कि लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो फेज फोटोसिंथेसिस का। अच्छा, जो 2 रिएक्शन आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो लाइट रिएक्शन और एक पढ़ते हो डार्क रिएक्शन। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है लाइट रिएक्शन उजाले में हो रहा है, डार्क रिएक्शन अंधेरे में हो रहा है। इसका मतलब है कि लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सारा प्रोसेस लाइट पर डिपेंड कर रहा है। डार्क रिएक्शन का मतलब है जो भी प्रोसेस हो रहा है वो लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि वो है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और जो लाइट रिएक्शन है वो कैसा है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का ये मतलब, इसका ये मतलब नहीं है कि लाइट माने लाइट में हो रहा है, डार्क माने अंधेरे में हो रहा है। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एडीपी टू एटीपी। एडीपी से
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना रहे हो, फुल फॉर्म लिख देती हूं मैं एक बार, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या बना रहे हो, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फुल फॉर्म लिखने का एक मतलब बस यही है, आ गया अगर पेपर में तो याद आ जाएगा कि हाँ मैम ने लिखा था। तो क्या होगा, ये होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से, ठीक है, यानी कि एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होता है फोटोफॉस्फोराइलेशन वाले प्रोसेस से। नेक्स्ट एनएडीपी एक्सपैंडेड एज, एनएडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, सब सेम ही है क्या, नहीं, एडेनोसिन, एक मिनट, निकोटिनामाइड तो सेम है सब में, एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, बताओ क्या होगा, डाइन्यूक्लियोलस, ये तो नहीं होगा, बताओ क्या होगा, ए होगा, एडेनिन क्या होगा, ए होगा, बी होगा, निकोटिनामाइड एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होगा, या इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है, इन दोनों में आपको दिख रहा है डाइन्यूक्लियोलस वाला, तो ये डाइन्यूक्लियोलस वाला गलत है, एडेनोसिन भी नहीं होगा, एडेनिन होगा, ठीक है, तो बी आपका क्या होगा सही आंसर। तो ऐसे करके एलिमिनेट कर लेना, फिर आंसर टिक करना। एक्सप्लेन द टर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज अ सिंथेसिस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाय नॉन ग्रीन प्लांट यूजिंग लाइट एनर्जी, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय ग्रीन प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग लाइट एनर्जी, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय नॉन ग्रीन प्लांट, इट इज अ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ग्रीन प्लांट यूजिंग लाइट एनर्जी। कौन सा एकदम मोस्ट एप्रोप्रिएट लग रहा है उसको मार्क करना, जो आपको लगेगा कि हाँ ये मोस्ट एप्रोप्रिएट है, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आपका ये वाला है, इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय ग्रीन प्लांट यूजिंग लाइट एनर्जी। ऐसे ही एक और था, वो भी सही था, इट इज द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय ग्रीन प्लांट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वाटर की बात नहीं करी है, इसलिए इस ऑप्शन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ऑप्शन डी को हम कंसीडर करेंगे। एमसीक्यूज में हम सबसे मोस्ट अच्छा आंसर को टिक करना जरूरी समझते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द सेंटेंस given below, grana of chloroplast is not the site of light independent phase, site of light dependent phase, site of photolysis, site of photoabsorption, क्या होगा बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कि साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेस कौन सा है, वो है आपका स्ट्रोमा, तो ग्राना तो वो होगा नहीं, स्ट्रोमा है क्योंकि, तो ऐसी कौन सी चीज है जो ग्राना में नहीं होती, तो वो यही वाला होगा जो स्ट्रोमा में होती है, क्योंकि ये सारे तो होते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज है, फोटोलिसिस इसमें होता है और फोटोन एब्जॉर्प्शन भी होता है, तो ये जो लाइट इंडिपेंडेंट फेज है वो स्ट्रोमा में होता है, तो ये ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉल्वेंट यूज्ड टू डिसॉल्व द क्लोरोफिल पिगमेंट व्हाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च, क्या होगा, कौन सा ऐसा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट यूज्ड टू डिसॉल्व द क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी कि एक ऐसा सॉल्वेंट आप लोगे जिसमें आप क्लोरोफिल पिगमेंट को क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे, क्लोरोफिल पिगमेंट को जब आप डिसॉल्व करोगे तो ऐसा कौन सा सॉल्वेंट लोगे वाइल टेस्टिंग अ लीफ फॉर स्टार्च, यानी कि आपको स्टार्च के लिए टेस्ट करना है और इसमें आपको क्या करना है, क्लोरोफिल पिगमेंट को जो है एक ऐसे सोल्यूशन में डालना है जिससे आपको पता चले कि हाँ टेस्ट फॉर स्टार्च क्या है, तो कौन सा सोल्यूशन लोगे, सॉल्वेंट कौन सा लोगे, सोडा लाइम लोगे, कार्बोनिक एसिड लोगे, वाटर लोगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट लोगे। तो ये क्वेश्चन भी कैसा है, लर्न करने वाला है, तो जो लर्न करने वाले क्वेश्चन है वो याद करते जाना, मिथाइलेटेड स्पिरिट लोगे, ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट एक तरह का वो है आपका कंपाउंड हो गया मिथाइल, मीथेन क्या होता है, CH4 होता है मीथेन, मिथाइल क्या होता है, CH3 होता है, एक हाइड्रोजन हट जाता है तो मीथेन से क्या बन जाता है, मीथेन से बन जाता है मिथाइल, तो मिथाइल ये है आपका CH3। नेक्स्ट देखो, अ प्लांट विद वेरिएटेड लीव्स इज, अ प्लांट विद वेरिएटेड लीव इज, ये आपका प्रेजेंट होता है कोलियस में, ये भी लर्न करना है आपको, ठीक है, जो लर्न करने वाला है वो मैं मार्क करके आगे बढ़ ली। नेक्स्ट देखो, चूज द करेक्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को, रीड करो इस क्वेश्चन को बेटा, पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद लिंक में मिल जाएगा। हाँ, चूज द करेक्ट आंसर, द 4 ऑप्शन, क्या बोल रहे हो आप लोग इसका आंसर, बी बोल रहे हो क्या, ए बोल रहे हो, नहीं केमिस्ट्री की टीचर नहीं हो बट थोड़ी बहुत तो आती है। देखो तो नेक्स्ट है इसका, अ प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क कबर्ड फॉर अबाउट 48 आवर्स बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ, रिमूव स्टार्च फ्रॉम द प्लांट, एंश्योर दैट नो फोटोसिंथेसिस अकर, एंश्योर दैट द लीव्स
आर फ्री फ्रॉम स्टार्च। तो इसका आंसर आपका क्या होगा बताओ? रिमूव करना चाहते हो, स्टार्च रिमूव करना चाहते हो, या फोटोसिंथेसिस नहीं होना देना चाहते हो? डी, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर बोल रहा है इंश्योर दैट लीव्स आर फ्री फ्रॉम स्टार्च, रिमूव स्टार्च फ्रॉम द प्लांट। दोनों में अंतर है। आप इस चीज को इंश्योर करो कि लीव्स में स्टार्च ना हो, और आप इंश्योर कैसे करोगे? जब आप खुद स्टार्च को रिमूव करोगे। तो स्टार्च को रिमूव करना आपको होगा, ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट से पहले। एंश्योर भी तो तभी करोगे ना जब रिमूव कर चुके होगे। तो पहला स्टेप तो रिमूव करना है। चलो आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पे, विच इज माय फेवरेट टॉपिक एंड आई होप सब बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट में क्योंकि अति है बोरियत। बेटा बेटा देखो, कमेंट पे आप लोग नोटिस मत करो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ रहा है, जिसको जो कमेंट करना है वो कमेंट कर रहा है। तो आप लोग अपने आंसर्स देने पे फोकस रखो, ये आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, सिर्फ इस पे फोकस रखना है। कोई डाउट है, डाउट लिखो। बाकी जो बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें करने दो, उनका परसों पेपर है बट उन्हें कमेंट करना ज्यादा पसंद है तो उन्हें वो करने दो। आपको उससे कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं, मैं ले रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। पढ़ो पढ़ो और यहाँ से पढ़ो, आंसर्स लो, जो भी समझ आए समझो और जाके बैठ के पढ़ो, ठीक है। एक बार हो गया ना, पढ़ो पढ़ो, जाके बैठ के पढ़ो। देखो द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन का मतलब है कि आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रह सकती है। द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज, आग बंद करके मैं मार्क करूंगी ए, यानी कि 120 डेज, 120 दिन आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। 120 डेज इज द लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी। उसके बाद आरबीसी चली कहां जाती है? स्प्लीन में चली जाती है। ये भी याद कर लेना इसके साथ, कहां चली जाती है? स्प्लीन में चली जाती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन, मस्कुलर वॉल वेन में नहीं होती, वेन्यूल में नहीं होती, आर्ट्रियोल में नहीं होती, तो कैपिलरी में नहीं होती है मस्कुलर वॉल। मस्कुलर वॉल किस में नहीं होती? मस्कुलर वॉल कैपिलरी में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका द हार्ट साउंड डब, दो तरह का साउंड देता है हार्ट, लब डब। तो लब कब देता है? जब ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, ये वाली वॉल्व्स बंद होती हैं तो लब देता है, और नीचे वाली जब सेमिलुनर वॉल्व्स बंद होती हैं तो डब साउंड आता है। तो सेमिलुनर वॉल्व्स जब क्या होती हैं? बंद होती हैं, ओपन नहीं होती हैं, क्लोज होती हैं। ये साउंड हमेशा आता है क्लोज होने पे। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर इज सप्लाइड बाय, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिवर तक कौन लेके जाता है? हेपेटिक आर्टरी इज द करेक्ट आंसर। 54 का ए इज द करेक्ट आंसर, हेपेटिक आर्टरी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आंसर नहीं कर रहे हो क्या तुम लोग? बी क्यों कर रहे हो बेटा? ए होगा ना, ए होगा करेक्ट आंसर। हेपेटिक आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लिवर इज सप्लाइड बाय, कौन लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? ए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द ब्लड वेसल दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, यानी कि ऐसी ब्लड वेसल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो ध्यान से यहां पर देखना, वेन, ये रेनल वेन नहीं, हेपेटिक वेन नहीं, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैसा कैरी करती है? ब्लड। पल्मोनरी वेन ब्लड कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड। क्यों करती है? क्योंकि ये होती है एक एक्सेप्शनल। क्यों? क्योंकि लंग्स के पास से क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि लंग्स के पास जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड देती है? डीऑक्सीजनेटेड देती है। और जो पल्मोनरी वेन होती है वो कैसा ब्लड लेके जाती है? ऑक्सीजनेटेड लेके जाती है। ये एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि आर्टरी का काम तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, जैसे कि एरोटा, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी कैसा लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड। उसी तरह वेन का काम तो लेके जाना होता है डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे कैसा लेके जा रही है? ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर आंसर आपका होगा पल्मोनरी वेन। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लॉजिक लगाना है और उसके बाद आंसर को टिक करना है, तुरंत नहीं कर सकते हो आंसर को टिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, तुम लोग का पेपर है और तुम लोग नाम बोलिए और ये करिए, उसमें तुम लोग का ध्यान है, पढ़ लो। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शन गिवन बिलो। पल्स वेव इज मेनली कॉज्ड बाय द, यानी कि पल्स वेव इज मेनली कॉज्ड बाय द, कैसे होता है पल्स वेव कॉज्ड? बताओ। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, डायस्टोल ऑफ द एट्रिया, सिस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल। सिस्टोल माने जानते हो ना, कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब क्या होता है? रिलैक्सेशन। तो यहां पर क्या होगा? सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल होगा, और या फिर आपका क्या कहते हैं, राइट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, या सिस्टोल ऑफ एट्रिया होगा। पल्स वेव कैसे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा। सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल से क्यों आएगा? क्योंकि लेफ्ट तरफ होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से ही जाएगा। तो सिस्टोल ऑफ द जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वही आपका पल्स वेव है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ, द मिनरल एलिमेंट इन हीमोग्लोबिन इज, देखने की भी जरूरत नहीं है, आयरन होता है। क्या होता है हीमोग्लोबिन में? मिनरल एलिमेंट आयरन होता है। काम क्या है हीमोग्लोबिन का? ऑक्सीजन से कंबाइन करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कराना। नेक्स्ट है आपका पेरिकार्डियम कवर्स द, ब्रेन को कौन कवर करता है? ब्रेन को कवर करता है क्रेनियम। ब्रेन को कौन कवर करता है? क्रेनियम। तो हार्ट को कौन कवर करता है? पेरिकार्डियम। और इसी की तरह लंग्स को कौन कवर करता है? लंग्स को कवर करता है प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन कवर करता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियम में क्या आ रहा है? कार्डियो, कार्डियम, कार्डियो मतलब
क्या है, हार्ट से रिलेटेड है, तो पेरिकार्डियम यानी कि कवर करेगा हार्ट को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है व्हाइल रिकॉर्डिंग द पल्स रेट वेयर एग्जैक्टली डज अ डॉक्टर प्रेस ऑन अ रिस्ट, यानी कि जब पल्स जाते हो ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ऐसे करके क्या करता है, पल्स रेट चेक करता है। तो डॉक्टर कहां पर एग्जैक्टली वो क्या चीज चेक करता है, व्हाइल रिकॉर्डिंग द पल्स रेट वेयर एग्जैक्टली डज अ डॉक्टर प्रेस ऑन अ रिस्ट, नर्व पे, वेन पे, आर्टरी पे, कैपिलरी पे। क्या लिख रहे हो आप लोग, ए लिख रहे हो, नर्व नहीं, नर्व तो नहीं होगा, सी, या सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टरी। नेक्स्ट देखो, आर्टरी कैसा ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। तो जब ब्लड लेके आ रहा है तो प्रेशर से आ रहा है, तो पल्स रेट आर्टरी में ही करोगे ना कि हाँ पता चल रहा है कि कितना पल्स है, कितने रेट से चल रहा है प्रोसेस अंदर, तो आर्टरी पे चेक करते हैं डॉक्टर। नेक्स्ट है मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन, पढ़ चुके हैं हम ये चीज। कैपिलरी, आगे देखो, यूरिन इज कैरिड फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर बाय, यूरेथ्रा से तो यूरिन बाहर जाती है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड, ये तो बेबी वाला उसमें है। यूट्रस, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यूरेटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एलिमिनेट करते जाओगे तो जल्दी आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन क्लियर है सबको, ये क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर यूरेटर डी, क्लियर होगा ना। ए क्यों लिख रहे हो, डी लिखो ना। हाँ तो मैंने आर्टरी बताया, रॉन्ग कहा हूं, ओपी गेमर्स डीएस, आर्टरी तो बताया है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द लूप ऑफ हेनल लाइज इन द, ये मैंने कई बार बताया है। लूप ऑफ हेनल क्या होता है, जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हो तो जो ये यू वाला शेप आता है ना, इसको लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और ये जो लूप ऑफ हेनले है ये किडनी के मेडुला वाले रीजन में पाया जाता है, कॉर्टेक्स में नहीं होता। कहां होता है, मेडुला वाले रीजन में होता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला, 62 का ए, मेडुला। अब हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आ गए हैं, ठीक है। अरे यूरेटर और यूट्रस बहुत अलग है, यूट्रस जिसमें बेबी होता है, यूरेटर जिससे मतलब सुसु आपका यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहा है। तो यूरेटर और यूट्रस तो बिल्कुल अलग है, याद कर लो। टी 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 फॉर, कैसे बताऊं, टी फॉर तमाशा, बच्चे करते हैं तमाशा तो वो यूट्रस में होते हैं। टी फॉर तमाशा, बच्चे करते हैं तमाशा तो वो यूट्रस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी। मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है आपका, यूरिक एसिड है, यूरिया है, एमोनिया है, क्या है बताओ। द मेन, सी, सी नहीं, सी नहीं, बी होगा, ठीक है, बी, यूरिया। हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो होता तो अमोनिया के फॉर्म में है, लेकिन जो हमारे लिवर होता है उसमें जाके वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। क्यों, क्योंकि अमोनिया बहुत टॉक्सिक है। अमोनिया को रिमूव करने के लिए हमें बहुत सारा वाटर चाहिए, इसलिए हम अमोनिया रिलीज करके यूरिया रिलीज करते हैं। वाई, बिकॉज अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, द स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स यूरिन टेम्परली इज कॉल्ड, जो ऐसा स्ट्रक्चर जो यूरिन को टेम्परली स्टोर करता है वो यूरेटर है, यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, किडनी है। तो आंसर विल बी यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट देखो, द नेफ्रॉन डिस्चार्ज देयर यूरिन एट द, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन तुम्हें पता होना चाहिए कि किडनी के अंदर क्या होता है, किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कहां पर अपने सेक्रेशन को, द नेफ्रॉन डिस्चार्ज दैट यूरिन एट द, कहां पर उसको डिस्चार्ज करता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में बेटा आपका सारे चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन हाँ, रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें से आपको लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन मिल सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आपका नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें से आपको ब्रेन के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अभी जब हम लोग 3 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सब पढ़ के जाना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो, द नेफ्रॉन डिस्चार्ज देयर यूरिन एट द रेनल पेल्विस, ठीक है, यानी कि ये होता है किडनी, और किडनी का जो ये वाला रीजन होता है ना इधर की तरफ, ये होता है रेनल पेल्विस वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ से क्या प्रेजेंट होता है, यूरेटर प्रेजेंट होता है। तो जो नेफ्रॉन है अपने सेक्रेशन यूरिन को कहां पर देता है, इस वाले रीजन में देता है। अच्छा बना दिया मैंने किडनी में वैसे। देखो, द पेल येलो कलर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू द पिगमेंट, यानी कि जो यूरिन का पेल येलो कलर होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है। थोड़ा सा एनर्जी वापस लाते हैं हम लोग। और अब हमको क्या नाम है, यहाँ पे रुकना नहीं है, जिसको कोई डाउट हो बस वो कमेंट करता जाएगा। ध्यान से जल्दी जल्दी आंसर करो इसका कि 66 का आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। हीमोग्लोबिन होगा क्या, नहीं, हीमोग्लोबिन तो ब्लड में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन नहीं हो सकता। दूसरा चीज यहाँ पर आ रहा है मिलानिन, नहीं, ये तो स्किन के कलर के लिए है। तो यहाँ एंथोसाइनिन भी नहीं है, यहाँ पे होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या होता है, यूरोक्रोम ऐसा पिगमेंट होता है जो कि यूरिन को येलो कलर देता है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व
नर्व्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि दो तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक और एक होता है सिंपैथेटिक। इसको याद कैसे करोगे मैं बताती हूँ। सिंपैथेटिक छोड़ दो उसको। देखो मैंने कहा था कि एक नर्वस सिस्टम है सीएनएस, एक नर्वस सिस्टम क्या है पीएनएस। फिर मैंने आपको कहा था सीएनएस में क्या आता है ब्रेन, और सीएनएस में क्या आता है स्पाइनल कॉर्ड। फिर मैंने आपको कहा था पीएनएस में क्या आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्यों बता रही हूँ ये, ताकि याद आ जाए कि किसका पार्ट है। और क्या आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक किसका पार्ट है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। पैरासिम्पैथेटिक हर चीजों को नॉर्मल कर देना। कैसे नॉर्मल कर देना, पैरासिम्पैथेटिक में पी आ रहा है, पी फॉर पेरेंट्स, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक, पेरेंट्स सारी चीज नॉर्मल करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी सारी चीजों को नॉर्मल ला देता है, सिंपैथेटिक सारी चीजों को बढ़ा देना, सिंपैथेटिक सारी चीजों को बढ़ा देना। तो एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आईज, इंक्रीजेस पेरिस्टालिसिस, रिटार्ड्स हार्ट बीट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसा कौन यानी ऐसा कौन सा स्टिमुलेशन है, स्टिमुलेशन ऑफ द नर्व्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा। तो उसमें यहाँ पर क्या होगा ये चीज बताओ, क्या होगा। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यहाँ होगा एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, यानी कि अगर तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो रही है इसका मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। यूपीयूपिल यानी कि आंखें नॉर्मल हो गई। जब हम आंखें बड़ी कब करते हैं, जब कोई ऐसा शॉकिंग खबर सुनते हैं, हो ऐसा कुछ सुनते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक करता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट कौन करेगा पैरासिम्पैथेटिक। बात यहाँ किसकी हो रही है सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, डायलेट करेगा। ठीक है, इंक्रीजेस पेरिस्टालिसिस। तुमने कोई बुरी खबर सुन ली तो खाना अटक जाएगा ना गले में, खाना तुम खा नहीं पाओगे, अटक जाएगा। अरे यार कहते नहीं है, अरे ये खबर सुन के तो खाना मेरे गले से नीचे ही नहीं जा रहा। तो यहाँ पर सिंपैथेटिक की बात हो रही है। तो पेरिस्टालिसिस यानी कि खाने के मूवमेंट को बढ़ाएगा नहीं, खाने के मूवमेंट को घटाएगा। तो इंक्रीजेस नहीं, यहाँ डिक्रीजेस होना चाहिए क्योंकि सिंपैथेटिक की बात कर रहे हो। रिटार्ड्स हार्ट बीट, रिटार्ड्स हार्ट बीट यानी कि सिंपैथेटिक की बात कर रहे हो, तो हार्ट बीट नॉर्मल कौन करेगा पैरा। बात किसकी कर रहे हो सिंपैथेटिक की। तो सिंपैथेटिक से मिलता जुलता कौन है, एक है एक्सेलरेट्स हार्ट बीट, दिल की धड़कन को तेज कर देना। तो एक्सेलरेट हार्ट बीट कौन करेगा, जो एक्सेलरेट हार्ट बीट करेगा वो करेगा सिंपैथेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, The outermost covering of the brain, outermost covering कौन है, आर्कनोइड, पिया मैटर, पेरिकार्डियम, ड्यूरा मैटर, कौन है बताओ। देखो तो यहाँ पर बोल रहा है द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द ब्रेन इज, जो आउटरमोस्ट कवरिंग है ब्रेन की वो होती है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर क्या होती है, ऐसे याद कर लो, PAD, पैड। तो ये जो है ना डी, ये आउटर है, ये मिडिल है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो ये पैड हो गया इस तरह से। और पेरिकार्डियम का तो यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं है क्योंकि हार्ट को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 69, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन ह्यूमंस आर, कितना होता है। ध्यान से इसका आंसर आके खोल के एकदम अच्छे से करना है, 12 नहीं करना है, किसी को भी आंसर 12 नहीं करना, 12 पेयर करना है। क्रेनियल नर्व्स पूछा जाए, स्पाइनल नर्व पूछा जाए, हमेशा पेयर में आंसर करना है अनटिल अनलेस आपको नंबर्स ना लिखे हो। ठीक है, नंबर्स ना लिखे हो। तो यहाँ पर 31 पेयर कौन होता है, स्पाइनल होता है। स्पाइनल नर्व कितना होता है 31 पेयर होता है। तो क्रेनियल नर्व कितना होता है आपका 12 पेयर होता है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल रिफ्लेक्स, यानी कि बोल रहा है ऐसा कौन सा है जो सिंपल रिफ्लेक्स नहीं है। सिंपल रिफ्लेक्स में नहीं आता कफिंग, ब्लिंकिंग, ईटिंग, swallowing, swallowing यानी कि खाने को लीलना। तो कफिंग एक सिंपल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंपल रिफ्लेक्स, कफिंग इज अ सिंपल रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग भी सिंपल रिफ्लेक्स है, ईटिंग भी है, swallowing यानी कि कोई चीज को निगलना, ये सिंपल रिफ्लेक्स नहीं है। याद कर लेना इसको, इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ आपको सारे मिल जाएंगे बाय द वे। कैसा वीडियो बेटा आपको चाहिए, प्लीज मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द सिस्टम चैप्टर्स। सिस्टम चैप्टर्स मींस सिस्टम चैप्टर्स, you are talking about human physiology, right? कोई चैप्टर स्किप नहीं करने, सब पढ़ने हैं। मोहम्मद ताहिर खान, हाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके ठीक है। ह्यूमन, अच्छा ये थम्स अप दो मुझे किसी किसी लग रहा है कि हाँ आप लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा फ्लो चार्ट वाला रिवीजन लाइक आपको चाहिए। किसी किसी लग रहा है, थम्स अप दो मुझे, थम्स अप जितने दिखेंगे तो उसके पे काम किया जाएगा और वो आपका वीडियो लाया जाएगा। जिसको इसको लगता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए फ्लो चार्ट्स वाले लेक्चर चाहिए वो थम्स अप दे। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन अ ह्यूमन बीइंग आर, ये हम पहले ही कर चुके हैं, 31 पेयर प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है 31 पेयर। ओके, काफी सारे लोगों को लग रहा है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए हम लोग एक क्लास लाएंगे जिसमें हम लोग फ्लो चार्ट्स लिखेंगे और उस फ्लो चार्ट्स को मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, डन डन। हाउ इज नॉट ऑप्शन सी, बेटा 31 पेयर्स होते हैं। इसका पूछ रहे हो कि 70 का पूछ रहे हो, ऑप्शन सी ईटिंग।
ईटिंग किसी चीज को मतलब खा रहे हो, और सॉलो कर रहे हो, तो दोनों में अंतर है। सॉलो कर रहे हो तो लील रहे हो किसी चीज को, खाना ईटिंग मतलब ऊपर का प्रोसेस हो गया ना, सॉलो यानी कि खाने को खाना, तो ये जो है आपका सिंपल रिफ्लेक्स नहीं है, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट और ये सारी चीजें में हो रही है ना। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व, ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज रिलेटेड टू, किसी चीज को याद करना, ये किस चीज से रिलेटेड है, सेरिब्रम से रिलेटेड है, सेरिबेलम से रिलेटेड है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, हाइपोथैलेमस। तो हमने आपको बताया है कि जो सेरिबेलम है वो कैसा है, लिटिल ब्रेन, कैसा ब्रेन है ये, लिटिल ब्रेन, और सेरिब्रम कैसा है, लार्जेस्ट पार्ट है ना ब्रेन का, तो सेरिब्रम है लर्निंग से रिलेटेड। मेडुला ऑब्लिंगेटा और जो हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिंगेटा तो आपका इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए होता है। नेक्स्ट आता है आपका 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द पोस्चर, यानी कि पोस्चर किससे मेंटेन रहेगा आपका, सेरिबेलम से, सेरिब्रम से। इसका आंसर आप लोग लिखो। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या होगा, ए गलत, सी गलत, हैप्पी बर्थडे सुमित, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। बी, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जो सेरिबेलम है वो पोस्चर मेंटेन करता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन, ऐसा कौन सा है जो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन, नी जर्क, ब्लिंकिंग ऑफ आईज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लाइट, सैलिवेशन ऑफ द साइट ऑफ फूड, स्नीजिंग व्हेन एनी, देखो ध्यान से समझना इसको, नी जर्क यानी कि पैरों में मतलब ऐसा नी जर्क, ये सारी चीजें क्या है, ये आप कह सकते हो नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है। ब्लिंकिंग ऑफ आईज एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है। नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपकी आंखें झपकनी ही झपकनी है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और स्नीजिंग, छींक भी नहीं रोक पाते हम, कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन किसी खाने को देख के सलाइवा सेक्रीट होना, तो ये तो आपके कंट्रोल में है ना, कोई खाना अच्छा देखोगे तभी सलाइवा सेक्रीट हो रहा है, या किसी खाने के बारे में सोच रहे हो तभी खाना, तभी सलाइवा सेक्रीट हो रहा है, तो ये वाला जो है ये नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं आएगा, ठीक है। ये जानबूझ के करा जा रहा है, आपको ऐसे जलाया जा रहा है कि लो ये देखो पिज्जा, तो आपको ऑब्वियसली लालच आएगी। नेक्स्ट है, स्लाइड खत्म हो गई क्या, 80, एक मिनट रुकना है ना, एक मिनट, हाँ, और क्वेश्चन होने चाहिए। Hello everyone, am I audible? You people cannot leave any chapter, not pollution, not population, कोई चैप्टर नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। छोड़ने पे क्यों दिमाग लगाते हो, अभी टाइम है ना, सारी चीज पढ़ सकते हो। सारा फोकस है ये चैप्टर छोड़ दें, क्यों छोड़ना है भाई, उसी में से आएगा जो छोड़ के जाओगे, पक्का पक्की बात कह रही हूँ। देखो द वेंट्रल रूट गैंग्लियन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स, एक तो ये पेन बदल जाता है, रुक जाओ, जादू ही पहना जाता है, ब्लैक ब्लू। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड कंटेन सेल बॉडीज ऑफ द, 75 का आंसर दो, सेल बॉडीज ऑफ द क्या प्रेजेंट होगा इस पे, सेल बॉडी ऑफ द मोटर न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ द, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन में क्या अंतर होता है।
ठीक है, हम लोग अभी जब उसका डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको बताएंगे हेपाटिक और हेपाटिक पोर्टल वेन में क्या अंतर होता है, क्योंकि लंबा टॉपिक है और यहाँ समझाने में काफी टाइम लग जाएगा उसमें, क्योंकि आपको पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इन सब के बारे में बताना होगा कि जो हेपाटिक वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है और हार्ट में पहुंचाने से पहले लीवर को ब्लड दे रही है, तो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन। एमसीक्यू में हम इतने लंबे आंसर डिस्कस नहीं कर सकते अभी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शन गिवन बिलो। आपको चूज करना है करेक्ट आंसर, बताओ इसमें क्या होगा, इसको बताओ इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट चैप्टर सेल वाला जो चैप्टर है वो वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन वो बड़ा बेसिक चैप्टर है, तो उसमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए तो मैंने पढ़ाया भी है। ए, इसका आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। कोई आंसर नहीं कर रहा है, बातें मत करो, आंसर करो। चलो देखो, रिफ्लेक्स आर्क इन मैन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मूवमेंट्स ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम रिसेप्टर सेल। इसको तुम्हें एक सीक्वेंस बताना है, रिसेप्टर सेल, सेंसरी न्यूरॉन, रिलेइंग न्यूरॉन, इफेक्टर मसल। रिसेप्टर सेल इफरेंट नर्व, रिलेइंग न्यूरॉन, मसल ऑफ द बॉडी। रिसेप्टर सेल स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, रिलेइंग न्यूरॉन। तो आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। आंसर ए आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। विट्रस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन, एक्वस आगे होता है, विट्रस कहां होता है, विट्रस होता है पीछे, लेंस और रेटिना के बीच में, यानी कि लेंस और रेटिना जो लास्ट वाली लेयर है ना, रेटिना क्या है, लास्ट वाली लेयर है, इनर मोस्ट, इनके बीच में जो ऐसा लिक्विड भरा होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है, जो भरा होता है विट्रस चेंबर में, और लेंस के जो आगे भरा होता है वो होता है एक्वस। तो विट्रस और इस लेंस और रेटिना के बीच में कौन होता है, विट्रस। तो इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, The part of the human eye where rod cell and cone cell are located is the, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप कह सकते हो कि, क्या कह सकते हो, रुको बता रही, हाँ, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप ये चीज, मैं खुद को दिखना क्यों बंद हो गई, मैं तुम लोग को दिख रही हूँ, मैं खुद को नहीं दिख रही ना, मैं दिख रही हूँ तुम लोग को, बता दो यार प्लीज, मैं दिख रही हूँ, बता दो प्लीज, मैं खुद को क्यों नहीं दिख रही। ब्लैक तो नहीं है ना स्क्रीन, तुम लोग को सब विजिबल है ना, देखो कोई बता ही नहीं रहा। ठीक है, मैं दिख ही रही हूँ। चलो देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई वेयर रॉड सेल एंड कोन सेल। तो रॉड और कोन सेल कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्निया में होते हैं क्या, नहीं, कोरोइड में, स्क्लेरम में, रेटिना में। रॉड और कोन सेल्स होते हैं रेटिना में, और रॉड और कोन सेल्स क्या होता है, कलर के लिए होता है। तो इनमें कोन सेल्स में आपके डिफेक्ट आता है तभी आपको बीमारी होती है, विच इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ कोर्टा इज प्रेजेंट इनसाइड द सेमी सर्कुलर कैनाल, सैक्युलस, यूट्रिकुलस, कॉग्लिया। कहां पर ये प्रेजेंट होता है, आंसर नंबर क्या होगा इसका बताओ, 79 का क्या होगा, 79 का ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस लर्न करने वाले हैं, पढ़ा याद किया आगे चल गए, पढ़ा लर्न किया आगे चल गए, कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, याद ही करना पड़ेगा। द पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया सीन इन फ्रंट ऑफ द आई, पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया, ऐसा पिगमेंटेड सर्कुलर एरिया जो कि प्रेजेंट है, वो क्या है, मतलब जो कलर देता है आंखों को, आपकी आंखों को कलर कौन देता है, आइरिस देता है। आइरिस आपकी आंखों को कलर देता है, जो प्यूपिल है उसका साइज छोटा बड़ा करने में भी आइरिस काम करता है। ऐसे कह सकते हो कि प्यूपिल के ऐसे ऊपर आइरिस है, ठीक है, बहुत लाइट आ रही है तो आइरिस मूव करेगा, जिसकी वजह से प्यूपिल को छोटा कर देगा ताकि अंदर की आंखें डैमेज ना हो। कम लाइट है तो आइरिस ऐसे हट जाएगा और प्यूपिल को क्या कर देगा, बड़ा कर देगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए। तो आइरिस कलर भी दे रहा है और प्यूपिल के साइज को कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करने में भी, रेगुलेशन में भी हेल्प कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आइरिस। सिलरी मसल से लेंस जुड़े हुए हैं, और नहीं पता है आपको क्या होता है आउटर मोस्ट रीजन। सर्कुलर ओपनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ आइरिस, जो सर्कुलर ओपनिंग है आइरिस के एकदम सेंटर में, उसको क्या बोलते हो, सर्कुलर ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस इज कॉल्ड एज, पूछने की जरूरत है क्या, ये ब्लैक वाली आंखों के बीच में जो ये छोटा वाला ये एरिया है, ये क्या होता है, प्यूपिल होता है ना, प्यूपिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, एक्वस ह्यूमर इज प्रेजेंट बिटवीन, अभी आपने पढ़ा था लेंस और रेटिना के बीच में होता है विट्रस, आइरिस और लेंस के बीच में, कॉर्निया और आइरिस के बीच में, या एक्वस ह्यूमर पाया जाएगा कॉर्निया और लेंस के बीच में, बताओ कहां पर पाया जाएगा, डी, वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। कॉर्निया और लेंस के बीच में पाया जाता है एक्वस ह्यूमर, और लेंस और रेटिना भी के बीच में पाया जाता है विट्रस ह्यूमर। फिर से यहाँ पर एक बार मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये जहां पर प्रेजेंट होगा उसको बोलोगे एक्वस चेंबर, और ये जहां पे प्रेजेंट होगा उसको बोलोगे विट्रस चेंबर। नेक्स्ट देखो, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास सेक्रीट, अल्फा सेल्स ऑफ पैनक्रियास क्या सेक्रीट करती हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में आ चुके हैं, बताओ क्या सेक्रीट करती हैं अल्फा सेल्स, अल्फा सेल डी, नो, डी नहीं करती, नो नो नो, डी इज नॉट द करेक्ट आंसर।
अल्फा सेल सेक्रीट करती है ग्लूकागन। क्या सेक्रीट करती है अल्फा सेल्स? ग्लूकागन करती है, वाइल ये करती है अल्फा सेल ग्लूकागन सेक्रीट करती है पैनक्रियास से। जो बीटा सेल होती हैं वो क्या सेक्रीट करती हैं? वो इंसुलिन को सेक्रीट करती हैं। इंसुलिन का काम होता है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना, ग्लूकागन का काम होता है लिवर में जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के उससे एनर्जी जनरेट करना। तो दोनों का काम एक दूसरे से एकदम अलग है। वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कर रही है, कम करने का काम कर रही है ब्लड में, वेरस वो एक तरह से नंबर ऑफ तोड़ के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रही है। तो यहाँ पर जो अल्फा सेल्स है वो ग्लूकागन सेक्रीट करेंगी और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सेक्रीट करेंगी। पैनक्रियास एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन क्यों है? क्योंकि ये हार्मोन भी रिलीज कर रहा है और साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, ये पैनक्रियाटिक जूस भी सेक्रीट कर रहा है, तो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और आपका कई सारे एंजाइम भी सेक्रीट कर रहा है और हार्मोन भी सेक्रीट कर रहा है। जब हार्मोन सेक्रीट कर रहा है तो आप कहोगे एंडोक्राइन है, जब पैनक्रियाटिक जूस सेक्रीट कर रहा है तो आप कहोगे एक्सोक्राइन है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। Gigantism and acromegaly are due to hyposecretion of thyroxine, hyposecretion of growth hormone, hypersecretion, तो यहाँ पर होगा hypersecretion। जब ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो जाती है तो इंसान एकदम से लंबा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ये चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर लोकेटेड इन, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? लिवर में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, कहां पर प्रेजेंट होता है बताओ बताओ? पैनक्रियाज में। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर, बताओ। ये क्रेटिनिज्म और माइक्सोडेमा आर ड्यू टू हाइपोसेक्रीशन से होता है, ये कि हाइपरसेक्रीशन से होता है? पहली चीज तो ये ग्रोथ हार्मोन, इसका कोई लेना देना नहीं, थायरॉक्सिन से है। अब इन दोनों में बताओ हाइपो होगा कि हाइपर होगा? थायरॉक्सिन में क्या होगा, हाइपो होगा कि हाइपर होगा? क्या लिख रहे हो? डी लिख रहे हो? कौन कौन डी कह रहे हैं? ए डी हाइपो, सी डी तो होगा ही ना बेटा ना, सी या ए में बताओ, ए या सी में? सी, हाँ सी इज द करेक्ट आंसर, हाइपोसेक्रीशन से हो रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर, किससे हो रहा है? हाइपोसेक्रीशन से हो रहा है। तो हाइपोसेक्रीशन इज द करेक्ट आंसर। हाइपोसेक्रीशन यानी कि थायरॉक्सिन की कमी हो जाने से होता है ये। नेक्स्ट है अ ग्लैंड विच सेक्रीट्स बोथ हार्मोन एंड एंजाइम। अभी मैंने बताया पैनक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन भी सेक्रीट करता है, एंजाइम भी सेक्रीट करता है। दूसरी चीज आती है ऑन विच डे, आ गए हैं हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ऑन विच डे द मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक प्लेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कब होता है? फर्स्ट डे पे होता है? नहीं। फिफ्थ डे पे होता है? नहीं। 14 डे पे होता है? पता नहीं। 28 डे पे होता है? नहीं। 14 डे पे होता है। ठीक है, 14th डे पर होता है। नेक्स्ट देखो, चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 84। द पार्ट दैट इज कट इन वेसेक्टोमी, कैसे याद रखोगे बता रही हूं। वी फॉर क्या होता है? वी फॉर होता है वेजाइना और वी फॉर क्या होता है? वेसेक्टोमी। तो ये इसमें नहीं हो रहा है, उल्टा होता है, यानी कि वी फॉर वेजाइना, तो ये जो वेसेक्टोमी है ये फीमेल में ना होकर मेल में होगा। वी फॉर होता तो वेजाइना है, फीमेल और ऑर्गन का नाम से वो रिलेट कर रहा है, लेकिन ये चीज होती किसमें है? मेल में होती है। तो तुम याद रखोगे जब भी आएगी वेसेक्टोमी की बात तो तुम कहोगे वेसेक्टोमी मेल में हो रहा है। ट्यूबेक्टोमी, अब टी फॉर ट्यूबेक्टोमी, टी फॉर टेस्टिस, टेस्टिस होता तो मेल में है लेकिन ट्यूबेक्टोमी हो किस में रहा है? फीमेल में। तो ऐसे ऑपोजिट की तरह से जैसे मैंने याद कर रखा है ऐसे आप भी याद कर सकते हो। द पार्ट दैट इज कट इन वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी किसमें होता है? वेसेक्टोमी होता है मेल में, और इसमें कौन सा पार्ट कट करते हैं? वास डिफरेंस कट करते हैं, क्योंकि बाकी तीनों फीमेल से रिलेटेड है। अगर तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम लॉजिक लगाओगे वी से वेसेक्टोमी, इससे तो वेजाइना भी होता है, तो मिलता जुलता है, लेकिन हमेशा ऑपोजिट होता है। तो डी, इसका नाम में थोड़ा ऐसा है, सेम ही रख देते, पता नहीं क्यों ऐसे रख दिया, याद करने में आसानी होती है हम लोग को। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूट्रस तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, अभी मैंने बताया था कि तमाशा करते हैं बच्चे, यूट्रस में होता है। ओवरी भी फीमेल का पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब भी फीमेल का पार्ट है। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम होता है ओविडक्ट। तो ऐसा कौन सा पार्ट है? ऐसा एक ही पार्ट है, बताओ कौन सा है? देखो यूरेटर, यूरेटर ऐसा पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है भैया, फीमेल में भी मिलेगा मेल में भी मिलेगा, दोनों में ही वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा ना, ऐसा तो ये फीमेल में बन रहा है केवल मेल में भी बन रहा है, तो यूरेटर ऐसा पार्ट है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, ओव्यूलेशन अकर्स इन बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यूरिंग एनी टाइम। तो मिड साइकिल में होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवम रिलीज होता है, बॉडी में रिलीज होता है, बॉडी से बाहर नहीं रिलीज होता है। जब एक मतलब ओवम जब ओवरी से रिलीज होगा तो ये इसको ओव्यूलेशन कहोगे, और वो ओवम जब बॉडी से बाहर निकलेगा तो उसको मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में वो बाहर निकल रहा है। तो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलना, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में है डिफरेंस। ठीक है, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। एक मिनट, हाँ चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा था साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज द, तो कहां पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो बनता है,
इंटरस्टिशियल सेल्स तो बाहर होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, एपिडाइडमिस में मैच्योर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड तो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा, सेक्रीशंस देगा, तो इंटरस्टिशियल सेल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहां पर बोल रहा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, रीड करिए इसको। इजी है बहुत। नेक्स्ट देखो, द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन इन द फीमेल इज टर्म्ड एज, बोल रहा है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुएशन का शुरू होना क्या कहलाएगा, मेनार्क कहलाएगा। ओवम का रिलीज होना क्या कहलाएगा, ओव्यूलेशन कहलाएगा। और इसका यहां पर क्या कहलाएगा, हाँ तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा, मेनार्क हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 89, चूज द करेक्ट आंसर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द चॉइसेस गिवन आफ्टर। द टेक्निकल टर्म ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग इज, टेक्निकल टर्म क्या है, फर्टिलाइज्ड एग का टेक्निकल टर्म क्या होगा, बताओ 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 जल्दी बताओ, टेक्निकल टर्म क्या होगा फर्टिलाइज्ड एग का, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, जाइगोट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज डेमोग्राफी, लर्न करने वाला आंसर है, इसलिए मैंने टिक कर दिया बिना कुछ समझाए। सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन ह्यूमन, अभी मैंने बताया था वेसेक्टोमी, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन ह्यूमन इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग ऑफ, किस चीज को कट करते हो और किस चीज को टाई करते हो, तो कट करोगे ओविडक्ट को, टाई भी करोगे ओविडक्ट को, ओविडक्ट को क्या बोलते हो, फेलोपियन ट्यूब। तो अगर ओविडक्ट की जगह फेलोपियन ट्यूब लिखा है तो भी तुम्हारा आंसर फेलोपियन ट्यूब होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना। क्या है, मोस्ट प्रिमिटिव आंसर, क्या बोल रही हूँ, एंसेस्टर ऑफ मैन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा कौन सा वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है आपके, फ्लावर्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एज यू कैन सी, आप देख सकते हो इसमें सारी चीजें कवर है, पॉल्यूशन तक का भी एमसीक्यूज है, ठीक है। फ्लावर्स क्या है आपके, बायोडिग्रेडेबल हैं। एन एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस इज, पेपर इज द, पेपर क्या है आपका, पेपर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट देखो, Which one of the following is non biodegradable, ऐसा कौन सा है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसका आंसर है DDT। क्या है इसका आंसर, DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, सॉरी। तो DDT का फुल फॉर्म अगर आएगा तो लिख देना डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स, पता है हमें क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल। नेक्स्ट है द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, क्या बोलेंगे इसको, एलील बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एलील बोलेंगे। इसी के साथ आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर कोर ऑफ हिस्टोन कंसिस्टिंग ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड एंड न्यूक्लियोसोम, डीएनए स्ट्रैंड एंड न्यूक्लियोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है a pair of corresponding chromosome of the same shape and size but one from each parent, पढ़ चुके हैं हम ये, homologous chromosome। The basic unit of hereditary are, जो बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी की वो क्या होती है, बता दो, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी आर जीन्स, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी आर जीन्स। नेक्स्ट है आपका स्टेट द फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, सेंट्रोमियर क्या होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है दो सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका द नाइट्रोजनस बेस एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद, एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायमिन के साथ, थायमिन का स्पेलिंग ये वाला लिखना है, बाई वाला, आई वाला नहीं लिखना। और साइटोसिन हमेशा बेस पेयर करता है ग्वानिन के साथ, तो इसी तरह एडेनिन किस, प्यूरिन किसके ऑपोजिट आता है, पिरिमिडीन के ऑपोजिट आता है। इसी के साथ हमारे सारे 102 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपको क्या करना है, 102 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है और अच्छे से इसको सारे आंसर्स जो याद करने वाले हैं उनको याद करना है। और हम लोग कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो।